हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है और कम्युनिकेशन। ये तीन टॉपिक को एक प्रकार से अगर देखा जाए एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। आप सोचोगे कैसे? जैसे टीचिंग का मतलब क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स होता है आप अपनी बात को व्यक्त करने में कितना सक्षम हैं, या कितने आपके पास वो पेशेंस है, एक पोटेंशियल कितना आपके अंदर है, धैर्य कितना है। अगर आपको एक अच्छे वक्ता, अच्छे प्रोफेसर बनना है तो सबसे पहले आप किसी बात को ध्यानपूर्वक लिसनिंग करो, सुनो। जब आप अपनी बात को बताने का प्रयास करो तो कोई ना कोई इसमें एग्जाम्पल के साथ बात करो। अगर आप उस बात को सही तरीके से समझा ले जाते हो तो इसी को बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग मतलब कम्युनिकेट करना, एप्टीट्यूड मतलब होता है आपके अंदर कितना वो क्षमता है, कितना आप पोटेंशियल हैं, कितना उस बात को व्यक्त करने में आपके अंदर एक धैर्य है, साहस है, एक क्रेज है। यही चीज होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ते हैं, एक एक की बात करते हैं। पहला, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। दूसरा, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है। तीसरा, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग क्या है। आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या है। रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है। इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। देन ब्लूम टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट क्या है। यही सब टर्म है, आप इसको बार बार आप रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें बताती क्या है, कल आप एक प्रोफेसर बनेंगे, आप किसी को पढ़ाने जाएंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे, अपना कोई संस्था खोलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप अपने अंदर इतना बेहतर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। दूसरा, उस इन्फॉर्मेशन जब अच्छी हो जाए तो एक नॉलेज रूप में हो तो उसको अच्छे तरीके से एक विजडम में उसको एनालिटिकल तरीके से काम करना शुरू करिए और उसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर ये तरीका आपके अंदर आता है तो आप एक अच्छे वक्ता, अच्छे लीडर, अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। देखते होंगे ना, बड़े बड़े जो लीडर होते हैं जब वो बात बोलते हैं तो दूसरों की बात को धैर्यपूर्वक लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनकी बातों में जो प्रश्न खड़ा करते हैं, कहते हैं ना कि ऐसा प्रश्न आप करो, आप ऐसे लोगों से पूछो तो लोगों को खुद लगेगा कि ये जो लीडर है या जो प्रोफेसर है ये हम ही से सवाल करते हैं। ये नहीं है कि चलो मैं सवाल करूं, प्रोफेसर से पूछूं। प्रोफेसर क्या करते हैं, हमें से सवाल करके पूछते हैं। तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आता है, ये क्वेश्चन करने का जज्बा एक क्रिएट होता है। कुछ नया चीज़ पूछा जा रहा है, कुछ नया चीज़ बताएंगे सर जी। तो अब शुरुआत करते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, पहला आपका लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, तो इसको आप देखते होंगे लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल। मेमोरी लेवल मीन्स क्या होता है, जो आपको मेमोराइज करता हो, याद कराता हो, रटाता हो। जैसे कोई बच्चा है, क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे को आप देखते होंगे, उसको क्या किया जाता है, रटाता है। जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को रटाते हैं। एक एक आप लेटर कैसे लिखा जाता है, आपको टेबल कैसे याद किया जाता है। तो जो क्लास 1 से क्लास 5 तक के जब बच्चे को आप किसी भी टॉपिक को रटाते हैं, उसको अक्षर से एक एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बताते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल। अब इसको पूछता है कि मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो उनका नाम आता है आपका हर्बर्ट। हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको एक डिफाइन किया कि क्लास 1 से क्लास 5 तक के जो बच्चे होते हैं, जिनके दिमाग में भी डाटा हमें फीड करना है, एक एक लेटर से उसको परिचित कराना है, बताना है, ये होता आपका मेमोरी लेवल। दूसरा होता अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब मान लीजिए कल आप एक प्रोफेसर हो, या जो बच्चे पीजीटी का करते हैं, आजकल एक कोर्स होता है पीजीटी, तो जो पीजीटी टीजीटी होता है, ठीक उसी प्रकार से एक पीजीटी है। टीजीटी तो हाई स्कूल तक के पढ़ाते हैं और पीजीटी आप इंटर क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। अगर आप उन बच्चों को कोई टॉपिक समझाने में आप सक्षम हैं, बताने में सक्षम हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों को व्यक्त कर देते हैं, उसी को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चे में लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सीख जाता है। वो सब कुछ क्या करता है, सीख जाता है। अर्थात लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सीख जाता है। अब उसके बाद तीसरा, इसको पूछते अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो उनका नाम था मॉरिसन, ये पूछता है। देन उसके बाद तीसरा आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स क्या होता है, जब
आपके पास नॉलेज हो जाती है, आप अपने गोल को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के चिंतित होते हैं कि मुझे लाइफ में डॉक्टर बनना है, या बैंक मैनेजर बनना है, या किसी कंपनी का सीईओ बनना है, या आईएएस बनना है, या सीए बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या कंपनी सेक्रेटरी बनना है। आप अलग अलग फील्ड के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं। जब ये सोचने के बाद आप अपना एक गोल सेट करते हैं, अपने लाइफ में उस गोल को प्राप्त करने के लिए आप खुद से डिसीजन लेते हैं, खुद से पढ़ाई करते हैं। अब किसी की आपकी ज़रूरत नहीं है कि आपको बैठ के कोई समझाए या कोई चीज़ गाइड करे या बताए। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव मॉडल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल, इस कॉन्सेप्ट किसने दिया था? उनका नाम था हंट, HUNT। तो ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल बात करता है जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ये हो गया आपका लेवल ऑफ टीचिंग। दूसरा पूछता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। देखिए, मेथड्स मीन्स होता है विधि। अब क्या क्या इसमें आप पढ़ते होंगे, कितने प्रकार का मेथड है। तो बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों, मैं तो सिर्फ 4 मेथड की बात करता हूँ: ऑफलाइन मेथड्स, ऑनलाइन मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब क्या होता, देखिए पहले समझते हैं ऑफलाइन मेथड्स। जब फेस टू फेस क्लास होती हो टीचर और स्टूडेंट, तो अगर टीचर और स्टूडेंट, मान लीजिए बोर्ड है और इधर टीचर, मतलब इधर बोर्ड के सामने टीचर जी, गुरु जी हैं, यहाँ पर विद्यार्थी हैं, जब फेस टू फेस क्लास चलती है उसी को बोलते हैं ऑफलाइन मेथड्स। अब ऑफलाइन मेथड्स में क्या होता है? टीचर बोर्ड है, बोर्ड के सामने चाक लेकर के लिखना, उनके पास डस्टर होना, लेक्चर के माध्यम से पढ़ाना, किसी टॉपिक को बार बार एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना, इसको बोलते हैं ऑफलाइन मेथड्स। दूसरा होता है, इसी में पूछता है आपका ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स मीन्स आज के प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो भी है, विजुअल कैमरा है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो एक प्रकार से डिजिटल, जिसका ना डिजिटल इंडिया जो एक नारा दिया गया, तो आज भारत डिजिटल इंडिया पर डिपेंड हो गया है। तो अगर देखा जाए तो इसी के माध्यम से जो आप टीचिंग करते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑनलाइन मेथड्स। लेकिन ऑनलाइन मेथड्स में बेसिक 2 टर्म को याद रखना। कौन कौन सा? एक स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कभी काल पूछता है। और एक होता आपका मॉक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मीन्स होता है, आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया, 2017 में, उस वक्त जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, तो उस वक्त ऐसी एक संस्था बनाई गई जिसको बोला गया कि ऐसा किया जाए जिनके घर पे DTH का कनेक्शन लगा हुआ है, तो घर बैठे ही बहुत से बच्चे फ्री में सारी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस देने की या चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस पर ऑलरेडी आप देखते हो 24 आवर्स हमेशा कोई न कोई कंटेंट टीचर पढ़ाता रहता है, जैसे 12th क्लास तक का, 9th क्लास तक का, 8th क्लास तक का, या आप कोई कोर्स करना चाहते हो उसके भी। तो इसमें पहले 36 चैनल थे, फिर 80 किया गया, इसमें घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो आपका होता स्वयं प्रभा का बेसिक बात करता है। दूसरा इसी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसी का नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आप फ्री में घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। ये होता आपका ऑनलाइन मेथड्स। देन दूसरा टॉपिक, इसी में हम अगला मेथड्स की बात करते हैं, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर। टीचर सेंटर मीन्स होता है जब क्लास में टीचर किसी पे डिपेंड नहीं होता, स्वयं पे अपना आता है, क्लास में लेक्चर देता है, पढ़ाता है, और उसके बाद वो अपना काम करके क्लास से बाहर हो जाता है। दूसरा होता है लर्नर सेंटर। लर्नर सेंटर मीन्स होता है वो ग्रुप डिस्कशन करना, ग्रुप डिस्कशन। तो 4 बच्चे इकट्ठा बैठ के किसी टॉपिक पे, या आजकल देखते हो प्रोजेक्टर पे काम करते हैं, या लीडरशिप क्वालिटी देखते होंगे लोग, 4 लोग ग्रुप बनाते हैं, उसमें नए नए आइडिया सोचते हैं, नई चीज़ का आविष्कार करना, नया मेथड्स लाना, नए तरीके से काम करना, तो उसको बोलते हैं लर्नर सेंटर मेथड। लेकिन लर्नर हमेशा डिपेंड किस पे होता है? टीचर पे। तो ये बेसिक होता है टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ऑफलाइन और ऑनलाइन। एक और बात करते हैं, आपका होता है ब्लॉम टेस्टोनॉमी। ब्लॉम टेस्टोनॉमी बेसिक अगर देखा जाए, इसको 3 H कॉन्सेप्ट पे डिवाइड किया। H मीन्स, अब एक होता है H, प्रथम होता है हेड, दूसरा होता है हार्ट, तीसरा होता है हैंड, आपका हाथ। अब इसमें क्या है, इसकी बात को समझते हैं। हेड जो आपका होता है नॉलेज करता है, कॉग्निटिव करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। माइंड क्या क्या करता है आप खुद सोचो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, नए नए आइडिया ईजाद करेगा, डेवलपमेंट करेगा, एनालिटिकल करता है, हर एक चीज़ को राइट क्या है, रॉन्ग क्या, सब कुछ है, थिंकिंग करता है। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस या कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस। अब दूसरा होता है आपका हार्ट, इसको बोलते हैं इमोशनल।
अब जैसे इमोशनल क्या है, इसको गांधी जी भी बोलते थे, अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो सोच के साथ साथ कम से कम इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के दुख दर्द को नहीं समझोगे तो आपको दुख दर्द कौन आपका समझेगा। समाज में ही रहना है तो समाज में दुख दर्द होता है, कभी सुख का लाइफ आएगा, कभी दुख का लाइफ आएगा। तो इसलिए आपके पास एक इमोशनल हो। कभी कोई बच्चा होता है क्लास में, मान लीजिए होमवर्क नहीं किया है, या वो कोई इसकी परेशानी हो सकती है, भाई होमवर्क नहीं किया, आप उसको क्लास में खड़ा करके पूछते हैं, चार बच्चों के बीच में आप नहीं किया तो आप उसको बेइज्जती करते हैं। बहुत से टीचर होते हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपको इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए, इसकी बात करता है। देन तीसरा आपको होता है जो एक्शन की बात करता है, हैंड मतलब आपका हाथ। ये क्या कहता है? एक्शन करना, कार्य करना, साइकोमोटर इसको बोलते हैं। जब आप पढ़ाई कर लिए, समाज में इमोशनल की बात को समझ गए, जब रोजी रोटी के लिए कोई काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाना, प्रोफेसर या ड्राइविंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, एक्टिंग करना, बहुत से फील्ड है, एग्रीकल्चर करना, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना, ये आपका कहलाता है साइकोमोटर। तो ये तीन कॉन्सेप्ट को डिवाइड किया गया, कॉग्निटिव, इमोशनल, साइकोमोटर। ये तीन चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक हम अगला सीन बात करते हैं, एक होता है आपका इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। क्या होता है इवैल्यूएशन? मीन्स होता है मूल्यांकन करना। अब मूल्यांकन एक होता बिफोर, एक होता ड्यूरिंग, एक होता आफ्टर। बिफोर मीन्स क्या होता है? जब आप क्लास में जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप देखते होंगे नए नए जब गुरु जी क्लास में एंट्री करते हैं, नए साल पे, जब नए साल के माने जून जुलाई में स्कूल कॉलेज खुलते हैं, तो आप जाते होंगे, पहले देखते होंगे टीचर क्या करता है, क्लास में एंट्री करने से पहले लोगों का एक प्रकार से परिचित होते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आपका नॉलेज किस लेवल तक का है, आपका सब्जेक्ट क्या था। तो पढ़ाने से पहले जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो उससे टीचर एक एवरेज चेक करता है कि बच्चे के पास, इस क्लास में जो बच्चे हैं, क्या 70% नॉलेज दिखता है, या 60% दिखता है, या 50% दिखता है। तो एक परसेंटेज व्यू से आप देखते हैं, या ग्रेड के आधार पर उसको आप समझते हैं। ग्रेड मीन्स ए ग्रेड के लायक बच्चे हैं, बी ग्रेड के लायक बच्चे हैं, तो इस लेवल आप उसको डिवाइड करके समझते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, या प्लस परसेंटेज के आधार पर। तो जो आप बिफोर टीचिंग, पढ़ाने से पहले आप अनुभव लेते हैं बच्चों से, इसको बोलते हैं बिफोर इवैल्यूएशन। दूसरा होता है जब आप क्लास पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो पढ़ाने के दौरान जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूरिंग इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। देन उसके बाद जब आप क्लास पढ़ाने के बाद आप क्या करते हैं, कभी कभी बच्चों का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट मीन्स जैसे क्वेश्चन पेपर लाएंगे, उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, टेस्ट कितना दिए बच्चे ने, कितना अच्छा नंबर आया। तो पढ़ाने के बाद जो आप क्वेश्चन पूछते हो उसको बोलते हैं आफ्टर इवैल्यूएशन। तो ये बेसिक टर्म था जो मैंने बात किया, ठीक है। अब इसी में थोड़ा और टॉपिक है, रीटीचिंग क्या है। रीटीचिंग मतलब आपको 5 मिनट का टॉपिक दिया जाएगा। अब जब मान लीजिए कल आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, किसी कॉलेज में आप पढ़ाने के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, बोर्ड के सामने आपको कोई टॉपिक दे दिया। अब जैसे टॉपिक दे दिया कि भाई आप बताइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, या सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या है, तो कोई भी आपको टॉपिक दे दिया, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, तो पूछेंगे आप ये डिमांड और सप्लाई को आप 5 मिनट में अच्छे से समझा दो। तो अगर आप 5 मिनट के अंदर आप टीच करके समझा दिया, उसका मूल्यांकन फीडबैक सही आता है, तो यू कैन गो, आप जा सकते हो, यू कैन पास, आप पास हो सकते हो, या यू आर क्वालिफाई, आप पास हो रहे हो। देन अगर आप उसको सही तरीके से नहीं समझा पाए, तो फिर उसके बाद आपको 5 मिनट का एक फिर दिया जाएगा कि आप रीटीच करके दोबारा उसको पढ़ाइए। देन उसके बाद उसका फीडबैक आएगा, इवैल्यूएशन करने के बाद अगर सही है तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आपने फिर नहीं पढ़ा, फिर से आपका इवैल्यूएशन, फिर से उसको आपको रीटीच करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। ये बेसिक टर्म होता है। तो टर्म और बात करते हैं, आपका जो सबसे ज़्यादा पूछता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का खोज करना, पुनः खोज करना, सर्च करना, इसकी बात करते हैं। अब इसमें क्या क्या आप पढ़ते हो, पहला आपका होता है पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टर ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स मतलब प्रकार, कितने प्रकार के हैं। देन उसके बाद आप पढ़ते हो अगला, इसी में आपका आता आईसीटी सपोर्ट क्या करता है रिसर्च में, एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है। देन और भी आगे बहुत आपको टाइप्स मिलेंगे, पढ़ने के बाद एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है।
पॉजिटिविज्म क्या होता था, एक प्रकार से वो साइंटिफिक बात करना, पॉजिटिविस्टिक मतलब लॉजिकली बात करना। पुराने समय में क्या होता था जब रिसर्च नहीं लोग करते थे, आप देखते होंगे कभी कल, जैसे आज भी लोग कहते हैं कि बिजली चमक रही है तो लोग कहेंगे कि ये काम करो, इंद्र, जो पुराने कॉन्सेप्ट लोग बोलते नहीं थे गांव में, जो बचपन में सुनते थे लोग कि इंद्र जो है इस वक्त प्रकोप हो चुके हैं, वो बिजली गिराएंगे। या कितने लोग एग्जाम्पल देते, मामा भांजे एक साथ ना हो, कंस जो बिजली मारता है। ऐसे ऐसे लोग अपना एक क्या कर रखे थे, विदाउट लॉजिक या विदाउट साइंटिफिक जो बातें करते थे। ये पुराना कॉन्सेप्ट था। बाद में लोगों को लगा नहीं नहीं नहीं, ये जो बिजली गरज होती है, ठंडा और गर्म, कोल्ड और वार्म, दो प्रकार की ऐसी करंट होती हैं जो टकराती, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। तो जब उसमें साइंटिफिक चीज़ें आने लग गया, लोग नई चीज़ों को सोचना शुरू किया, जिसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविस्टिक क्या हुआ, लोगों ने कहा अब तो साइंस थी, साइंस की बात हमने किया, ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट मिट गया है, अच्छी बात, लेकिन अब उसमें लॉजिक की बात किया जाना चाहिए। लॉजिक कि भाई अगर मान लीजिए ठंडी और गर्म दो धाराएं मिलती हैं, वहाँ से एक प्रकार बिजली का निर्माण हो रहा है आकाश में, तो अगर मान लीजिए बादल में कोई ऐसी एक्टिविटीज़, क्रियाएं होती है, अब होने के साथ उसका क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। आप उसमें कई चीज़ अपना प्रॉफिट देखते हैं, लॉस भी देखते हैं, तार्किक बातें करते हैं, थोड़ा इनोवेशन की बात करते हैं, क्या इससे हम कुछ आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, ये जो बिजली बनती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो जब एक लॉजिकली चीज़ें आप सोचना शुरू कर दें, तार्किक बातें करते हैं, तो उसको पॉजिटिविस्टिक कहते हैं। तो ये इसको हम पढ़ते क्यों हैं, पहली चीज़ ये समझते हैं। इसका यही मकसद था कि आप जब कल रिसर्च करोगे तो आपको सिर्फ मेथड, जो आपको ना मेथोडोलॉजी, जिसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, आपको ऑर्थोडॉक्स पे काम नहीं करना है, आपको हेथोडॉक्स पे काम करना है, आपको साइंटिफिक बात करना है, तार्किक बात करना है। मैं जैसे अगर आप कोई आप काल्पनिक बातें बताओ, काल्पनिक होता है ना, जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं या आप कोई वेब सीरीज देखते हैं, उसमें लिखा होता है किसी मृत और जीवित व्यक्ति से लेना देना नहीं है, क्यों, लेकिन लेना देना रहता है। काल्पनिक सिर्फ नाम बोलते हैं, लेकिन सब कुछ जो समाज में घटनाएं घटती उसी के आधार पर बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती जो घटनाएं परे होती हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना होता, पॉजिटिविस्टिक जब हम रिसर्च करेंगे, कल किसी टॉपिक पे कुछ करेंगे या पढ़ाएंगे, तो उसमें तार्किक होना चाहिए, साइंटिफिक बात होना चाहिए। सिर्फ आपको ख्याली पुलाव में नहीं रखना चाहिए, एक अंधविश्वास तरीके से बातें नहीं करना है, जो समाज में एक्टिविटीज़, क्रियाएं होती हैं उस पर बात करना चाहिए। ये बात होता पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविस्टिक। जैसे अभी कभी आप सोचते होंगे, आज के 20 साल या 30 साल पहले कोई सोचता था कि ऐसा एक यंत्र आएगा और एक आदमी यहाँ बैठा होगा, एक आदमी लंदन बैठा होगा, दोनों वीडियो कॉल बात करेंगे, उसका चेहरा वो देखेगा, आप उसका चेहरा देखोगे। आप कभी सोचिए, ऐसा कभी हो सकता था? नहीं। लेकिन किसी ने उस चीज़ को साइंटिफिक सोचा, तार्किक सोचा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, तो आज वो चीज़ देखने को मिलती है। तो जब आप तार्किक, साइंटिफिक, एक प्रूफ तरीके से बात करोगे तो आपका रिसर्च अच्छा कंप्लीट माना जाता है। देन इससे अगला टॉपिक हम बात करते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। देखिए, स्टेप ऑफ रिसर्च बेसिक आपका, सबसे पहले किसी चीज़ का प्रॉब्लम को ढूंढो। जैसे आप पढ़ाई करते हो, बहुत से बच्चे अभी रटते होंगे, दिमाग से कुछ क्वेश्चन दिमाग से उड़ जाता है, लगता होगा भूल गया। जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको लगता होगा कि रात भर पढ़ते हैं, सुबह सफ़ा हो जाता है। वो कहानी नहीं कि हिस्ट्री और जियोग्राफी बड़ी बेवफा, पता नहीं क्या क्या लोग डायलॉग मारते हैं, मैं थोड़ा मुझे नहीं याद आ रहा, बट आप लोग समझ सकते हैं। तो रात भर पढ़ो, सुबह सफ़ा, बड़ी है बेवफा, ऐसे लोग बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, जब आप चीज़ें भूल जाते हो तो आपके लिए क्या है, प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि मैं भूलता क्यों हूँ। पढ़ाई करते हैं, भूल क्यों जाते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, मूवीज़ देखते हो, याद हो जाती हैं, ऐसा क्यों, कारण ये है। जब आप कोई मूवीज़ देखते हो उसमें एक पिक्चर क्रिएट होता है, और जिस दिन आप कोई टॉपिक पढ़ो उसमें एक पिक्चर समझो, एक अपने मन में सोचो, एक कल्पना करो आंख बंद करके, हाँ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आपको एक मेमोराइज होती है, वो चीज़ें आपको याद होती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई करोगे, उसके हिसाब से आप एक लिटरेचर रिव्यू बनाएंगे। लिटरेचर रिव्यू आप क्या उसमें लिखेंगे, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, किस तरीके क्या क्या प्रॉब्लम है, एक आइडेंटिफाई करोगे। अब उसी प्रॉब्लम सही करने के लिए डेटा कलेक्शन करोगे, तीसरा स्टेप आएगा प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा मीन्स आप कहीं
फेस टू फेस किसी से बात करके डाटा कलेक्ट करोगे। सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कहीं डाटा उपलब्ध है, किसी का थीसिस पढ़ोगे, रिसर्च पढ़ोगे, वहाँ से आप डेटा कलेक्शन करोगे, ये होता आपका सेकेंडरी डेटा। देन उसके बाद फोर्थ आप करते हो, उसका एक आप बनाते हो क्या, सैम्पलिंग, एक सैंपल बनाते हो। सैंपल जब बनाओगे दो तरीके से, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसमें 100% संभावना पॉजिटिव हो, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। और होता है नॉन प्रोबेबिलिटी जिसमें अकस्मात कोई ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कभी काल आप देखते होंगे कि जैसे आप जा रहे थे रास्ते में और किसी व्यक्ति को आपने एक मेमोराइज किया, याद किया, अचानक वो व्यक्ति आपके सामने आ गया, या आपने कभी काल ऐसा सोचा कि आज इससे बात करना है, अचानक उसकी कॉल आ जाती है, ये क्या होता है, एक्सीडेंटल। अब उसी को लोग क्या करते हैं, ईश्वर से जोड़ देना, खुदा से जोड़ देना, वो अपनी अपनी एक बस थॉट अपने तरीके से वो सेट करते हैं लोग। अब वही परिभाषा कई लोग पे लागू हो गया तो उसको बोलेंगे कि ये जो है एक प्रकार से ईश्वर ने आपको ऐसा चाहा, या उन्होंने इसको चाहा, तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब आप रिसर्च करोगे तो आपको सिर्फ एक्सीडेंटल ही नहीं, आपको ये दर्शाना कि नहीं ये जो है एक प्रकार से ईश्वर की बात है, या मेथोडोलॉजी की बात है, या ऑर्थोडॉक्स, ऐसा कोई भी कभी बात नहीं करना, आपको साइंटिफिक प्रूफ तरीके से बात करना पड़ता है। देन अगला बात हम करते हैं, जब आपका सैंपल कंप्लीट सैम्पलिंग बन जाता है तो एक आप बनाते हैं सिनॉप्सिस अर्थात प्रपोजल। जो आप रिसर्च करोगे तो आपको प्रपोजल बनाना पड़ेगा। प्रपोजल में क्या क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मेथड्स क्या है, आपका टॉपिक क्या है, ये बेसिक चीज़ आपको याद रखना है। आपका लिटरेचर रिव्यू किस तरीके के लिखते हो, क्या क्या टॉपिक आप यूज़ करते हो, ये सारी पॉइंट आपका प्रपोजल में आप राइटिंग करते हो, लिखते हो। देन उसके बाद प्रपोजल के आधार पे आप बनाते हो फिर उसको एक डेवलपिंग डाटा कलेक्शन करते हो। मेन जो पॉइंट होती है डेटा, उसको आप कलेक्ट करते हो। जैसे होता है ना बोल्ड इटैलिक वर्ड लिखते हो, तो बोल्ड मतलब हेडिंग के रूप में एक एक पॉइंट जो मेन है उसको आप लिखते हो। देन उसको फिर लास्ट में आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। एनालिसिस मतलब एनालिटिकल करना, सही तरीके से उसका विचरण करना, चेक करना, क्या ये डेटा मेरा सही है या गलत है, सही इन्फॉर्मेशन है या गलत। कभी काल देखिए एक चीज़ और रखिए दोस्तों, अगर मैं कोई टॉपिक पे बात करूं, अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया तो वो गलत इन्फॉर्मेशन होगा तो गलत ही रिजल्ट आएगा आपका। इसीलिए कहते हैं जब भी पढ़ो तो सही डाटा, सही चीज़ कलेक्ट करो। अगर गलत चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया कोई मैसेज, तो आपका पूरा ब्रेन क्या करता है, ब्रेन एक प्रकार से मशीन है, ये पूरी बॉडी को तो चलाता है जो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन मानव भी इसको चलाना अगर सीख गया तो बहुत कुछ चीज़ें हासिल कर लेता है। अब जैसे अगर गलत इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको बार बार वही चीज़ आप बोलेंगे। जैसे कभी काल देखते होंगे एक नास्तिक और एक आस्तिक है, दोनों में काफ़ी डिबेट होता है। क्यों? नास्तिक क्या कहता है, थोड़ा बात में बताना चाहता हूँ। नास्तिक व्यक्ति वो कहता है मैं उस चीज़ को नहीं मान सकता जो ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती, उसका ये कहने का मतलब है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में आस्तिक है। वो किस में आस्तिक है, नहीं मानता हूँ, लेकिन मानता है क्या, ये गलत है। आस्तिक क्या करता, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, कूड़ा करकट सब भर लेता अपने दिमाग में। अब उस पता चला जो नास्तिक है वो हमेशा प्रूफ के साथ बात करेगा, लेकिन आस्तिक जो होता है प्रूफ पे बात नहीं करता, हमेशा गॉड ईश्वर से जोड़ देगा बात। तो इसीलिए दोनों में डिबेट होता रहता है। आप देखते होंगे आस्तिक यही कहता है कि देखिए ये जो भी क्रियाकलाप हो रही सब ईश्वर की मर्जी है। नास्तिक कहता नहीं, उसकी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं चल सकता। अगर आप नहीं भोजन बनाओगे तो खाओगे नहीं तो कैसे पेट में जाएगा। वो हमेशा लॉजिकली और प्रूफ तरीके से बात करता है। लेकिन आस्तिक कहता नहीं, अगर हमें भूख लगे तो हमें बनाना पड़ेगा भैया, खाना पड़ेगा, ऐसे बात करता है। तो इन दोनों में जो डिबेट चलता है नास्तिक आस्तिक में आज भी चलता है, और दोनों का ठीक है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं कहता हूँ आपको इतना आस्तिक ना हो जाओ, ना इतना नास्तिक हो जाओ, एक बैलेंसिंग में आ जाओ, ठीक है, तब बढ़िया लाइफ है। तो कहने का मतलब यही है, जब आप रिसर्च करेंगे, जब टॉपिक बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे, सही गलत का पता करेंगे, ये चीज़ होता है एनालिसिस। देन लास्ट में आप उसको कर देते हो सबमिट। सबमिट मतलब आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो। इसी को बोलते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च, जिसमें क्या पढ़ते हो, प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, प्रपोजल, डेवलपिंग डाटा, एनालिसिस, देन होता आपका सबमिट रिपोर्ट।
तो 8 पॉइंट पे आप इसको कंप्लीट करते हो। इसको बार बार आप पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। देन उसके बाद आप पढ़ते हो मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स अगर देखा जाए बेसिकली जो मेथड है तो 5 हैं। कौन कौन सा? पहला आपका होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब एक एक करके बात करते हैं। देखिए, जो रिसर्च आप मेथड यूज करते हो, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव जो आपका डिडक्टिव बात करता है, जो एक मात्रात्मक रूप में बात करता है, जिससे बहुत सी डाटा आपके पास उपलब्ध है। आपने समाज में देखा बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत सी चीज़ें हैं। कहीं पर आज जैसे भारत की अगर प्रॉब्लम देखा जाए, आपके पास अगर डेटा होगा, डेटा मीन्स जनगणना हो गया, आपको पता चला हमारे देश की आबादी कितनी है, वुमेन्स कितनी हैं, अर्थात मेल कितने, फीमेल कितनी हैं, मेल कितने परसेंटेज पढ़े लिखे हैं और फीमेल कितने पढ़े लिखे हैं। तो आपके पास एक डेटा आया, ये हो गया आपके पास क्या है, क्वांटिटी है। अब उसमें कई चीज़ें आप देखेंगे, देश की जीडीपी क्या स्तर है, लोगों के पास एजुकेशन का क्या स्तर है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉय का क्या स्तर है, बेरोजगारी या रोजगार का स्तर क्या है, पॉवर्टी गरीबी क्या स्तर। जब सभी प्रकार के डेटा आपके पास होता है तो उसमें आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, उस जो एक क्वांटिटी रूप में आपके पास सारी चीज़ें आती हैं। तो इसी को बोलते हैं डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब एक प्रकार से जो आपके पास डेटा आया है क्वांटिटी के रूप में, उस पर आप रिसर्च करते हो। जब क्वांटिटी रूप में सभी डाटा समाज का सब इकट्ठा हो गया, उस पर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, उस पर आप रिसर्च करोगे। दूसरा होता इंडक्टिव अर्थात क्वालिटेटिव। एक क्वांटिटेटिव, एक होता क्वालिटेटिव, गुणवत्ता। गुणवत्ता क्या कहता है? अगर इसको देखो तो पर्टिकुलर टू जनरल चलता है और डिडक्टिव होता है जनरल टू पर्टिकुलर। तो आप जो क्वालिटी की बात करेंगे, समाज में ये देखेंगे कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने प्रोफेसर हैं। एक क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, वजनदार लोगों की, कि जो देश के बेसिक नींव है, जो पिलर है, जो सिस्टम को चला रहे हैं, तो आप उन पे आप रिसर्च करते हो। जब एक पर्टिकुलर चीज़ों से लेकर के आप एक जर्नल की तरफ चलते हैं तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव अर्थात क्वालिटेटिव रिसर्च। लेकिन इस पे हमें क्या आभास होता है कि भाई हम क्यों करते हैं? इससे इसीलिए किया जाता है, आपने कभी देखा होगा पहले 1600 सेट मोबाइल होती थी, फिर 1200, फिर उसके बाद आप देखते होंगे 1G 2G 3G 4G 5G स्मार्टफोन, नए नए मॉडल आजकल आने शुरू हो गए। ये क्या है? क्वांटिटी से किधर जा रहा हूँ, क्वालिटेटिव। अब क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, गुणवत्ता ज़्यादा आ रही है, हर एक नई नई फीचर्स आ रही हैं। तो जब आप नई फीचर नई चीज़ लाते हो तो ये होता है आपका गुणवत्ता। देन नेक्स्ट बात हम करते हैं, आपका है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मीन्स होता है किसी भी चीज़ का बार बार प्रैक्टिस करते रहना, बार बार। जैसे आपका एक लक्ष्य है कि मुझे एक अच्छा वक्ता, अच्छा एक प्रोफेसर, अच्छा एक टीचर बनना है, तो सबसे पहले आपके पास खूब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन बहुत बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन होती, नॉलेज होती, बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। कैमरा के सामने आएंगे तो चेहरा इधर कर लेंगे, चेहरा इधर कर लेंगे, या ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो आप जब बार बार उसको प्रैक्टिस करते हो, इतना प्रैक्टिस कर लेते हो कि आपको लगता है कि मेरे सामने कोई कैमरा है। जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, अब उनको ये नहीं ध्यान देते मेरे सामने कैमरा है, कौन है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मेरे सामने सीनियर है, जूनियर है। तो वो अपना गोल को याद रखते कि मुझे बस इस फिल्म में जो मुझे डायलॉग दिया गया है उस पर ही बात करना है। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, एक्सपेरिमेंटल। बार बार प्रैक्टिस करके कोई चीज़ प्राप्त करना। अब जैसे आप मेडिसिन बनाते हो या प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करना होगा। आज एक वीडियो बनाओ, कल एक बनाओ। आज मान लीजिए पहला वीडियो बनाया, 6 मंथ आप पुराना वीडियो देखिएगा और जो 6 मंथ बाद वाला जो वीडियो होगा उसको देखिए, दोनों में कंपेयर करिएगा तो आपके अंदर कितना चेंज आएगा। यही जो चेंज आता है, आप बार बार जो प्रैक्टिस करते हो, इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड हर एक फील्ड में लागू होता है। आपका एग्रीकल्चर पार्ट हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी पार्ट हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी पार्ट हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकता है आपका, ठीक। या आपके ओवरऑल योर पर्सनालिटी कैसे डेवलपमेंट करना है, इसके ऊपर बात हो सकती है। देन आपका अगला आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल मीन्स होता है ऐतिहासिक, जो भी आपके पास, चाहे जैसे आप देखते होंगे भारत में चोल्या, चेलिया, पांड्या, इस प्रकार के भारत आपने कभी नाम सुनेंगे, संगम काल, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ।
तो उस वक्त आप भारत में जाइए, साउथ भारत में देखिए, उत्तर भारत में देखिए, नॉर्थ ईस्ट भारत में देखिए, सेंट्रल भारत में देखिए, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐतिहासिक मिलता है। जैसे आप सुनते होंगे कभी कभार इलोरा का गुफा, अजंता का गुफा, खजुराहो का मंदिर, या आप ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें आप सुनते होंगे। ये ऐतिहासिक जो चीज़ होती है, हिस्टोरिकल की जो पार्ट होती है, इस पे आप रिसर्च करते हो कि भाई अगर भारत में ये ताजमहल बनाया गया तो कैसे इसको बनाया गया और आज भी इसकी चमक है, कौन सा पत्थर का यूज किया गया, या इसमें जो कारीगर थे क्या दूरदर्शी क्या सोच थी, इस पे आप रिसर्च करते हो। या भारत के और हेरिटेज के ऊपर आप लिटरेचर होती है, पाली है, पाकिती है, संस्कृति है, ऐसी भाषाओं के ऊपर आप रिसर्च करते हो कि गुरु क्या है। आप हिंदी में पढ़ते हो ना मात्रा, जैसे सोठा क्या है, दोहा क्या है, छंद क्या है, व्याकरण क्या है, आप इसको भी आप रिसर्च करते हो। तो आप जो ऐतिहासिक जो पार्ट है आपका, चाहे हेरिटेज के ऊपर कोई स्थल रूप में हो, चाहे लिटरेचर रिव्यू में हो, आप कुछ म्यूजिक जो आजकल संगीत पार्ट होती हैं, जैसे म्यूजिक के डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, आजकल देखते हो डांसिंग में जैसे कुचिपुड़ी क्या है, भरतनाट्यम क्या, मोहिनी अट्टम क्या है, ये सब क्या है आपका ये भी ऐतिहासिक पार्ट है, इस पे भी लोग रिसर्च करते हैं। तो आप भारत में इतना आपके पास कंटेंट है, अगर आप काम करना चाहो तो आपके लिए उम्र कम पड़ जाएगी, समय की बात छोड़िए, आपके लिए उम्र कम पड़ जाएगी, इतनी कंटेंट है भारत में। इसलिए भारत को कहते हैं कि एक ऐतिहासिक देश है, कहानियों का देश है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं आपका अगला, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मीन्स वर्णन करना, जो पहले से कोई रिसर्च करके रख दिया है, एक खोज करके रख दिया, बाद में फिर आप उस पर रिसर्च करते हो। जैसे लोग कहते हैं अच्छा महाभारत वास्तव में ऐसी घटना हुई थी, रामायण में क्या ऐसी घटना हुई थी, या गीता वास्तव में ऐसा है क्या। तो जो आप एक देखते होंगे डिस्क्राइब किया गया, जो वर्णन किया गया है, आप उसको पढ़ते हैं, फिर उस चीज़ पे आप रिसर्च करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मीन्स वर्णन किया गया, उसको आप दोबारा पढ़ के उस पर रिसर्च करते हो। तो ये पॉइंट मैंने कुछ बात किया। फिर उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स में आएगा डिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, वह उसके बाद सर्कुलर क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि 30 भागों में बांटा गया है। कैरेक्टर क्या आता है, 12 भागों में बांटा गया है, वही सारी चीज़ होता है। एक होता है आपका एथिक्स ऑफ रिसर्च। एथिक्स ऑफ रिसर्च मीन्स ये कहता है अगर आप रिसर्च करते हो तो कम से कम किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। जैसे कभी काल बॉलीवुड में आप देखते होंगे कुछ ऐसे एक्टर होते हैं, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी करते हैं, एक दूसरे से मिलती है, क्योंकि नेचर ऐसा बना दिया है। बहुत से लोगों का आप देखते हो शक्ल एक दूसरे से मैच खाती है। कभी काल आप अचंभित हो जाते हैं, अरे ये तो सेम टू सेम मेरे दोस्त जैसा है, ये तो मेरे भाई जैसा है, होता ना। ये क्या होता है, एक प्रकार से एथिक्स का मतलब ये कहना चाहता है कि कभी भी किसी का कंटेंट आप दूसरे का कंटेंट से मत दर्शा देना, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। एथिक्स का मतलब ये, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जो बिजनेस टॉपिक पढ़ते होंगे चैप्टर, उनकी बात करता हूँ दोस्तों, ठीक है। बस अब लास्ट में एक और टॉपिक पे हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स होता है अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुँचाने में सक्षम हो। ए और बी नाम कोई व्यक्ति है, एक के मन में कोई थॉट आता है, उसने अपने दिमाग में कोई ऐसा डाटा फीड किया, सोचा, इनकोड किया, देन उसके बाद सेंड करता अपने दोस्त के पास, उसका दोस्त उस डाटा को डिकोड करता है, देन उसको फीडबैक देता है। इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है? यस, कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है। जब तक ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जब तक रहेंगे तब तक लोग कम्युनिकेट चलता रहेगा, ये हमेशा होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आज सिर्फ आप बात किए कल बात नहीं करेंगे, या आज बात तो किसी ना किसी से बात तो करना पड़ेगा। आप भाई मार्केट जाएंगे, साग सब्जी खरीदेंगे तब भी बात करेंगे, प्रोफेसर से आप क्लास लेंगे तब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है। अब इसमें क्या क्या पूछता है, एक एक की बात करते हैं। एक पूछता है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, और मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, देन मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है। एक एक, पहला टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये बेसिक चीज़ें होता है। पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होता है इसके कितने प्रकार हैं।
आप देखते होंगे एक होता आपका फर्स्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन और इटैलिक कम्युनिकेशन, क्रॉस इटैलिक कम्युनिकेशन। ये मैं नया कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों। ये होता है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या, फॉर्मल मीन्स जो आप एक रूल के तरीके से बात करना, जिसमें कोई नियम है, कोई कानून है, उसके तहत आप बात करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप बात करते हो। आप ऑफिस जाते हो, सभी लोग ऑफिस में बैठे होते हैं, आपके गले में एक कार्ड होता है और टाइम का होता 8 बजे आप एंट्री करते हो, शाम को आप 5 o'clock या जो भी होता है 6 o'clock आप ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। तो जो एक सिस्टम के तरीके से लोगों से बात करना, आप फाइल आप सीईओ तक पहुंचा रहे हैं, सीईओ से मैनेजर तक जा रहा है, मैनेजर से डायरेक्टर तक जा रहा है, ये जो प्रोसेस होती है रूलिंग के तरीके से, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं। मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हो, आप अपने बच्चों से बात कर, अपने माता पिता से बात कर रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, तो जिसमें कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, आप बात करते हो, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तीसरा हम बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट मीन्स होता है जिसमें आप फेस टू फेस बात करते हो, आमने सामने बैठ करके बातें करते हो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो आप बात करके या कोई लेटर लिख करके बात करते हो, उसको वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप बॉडी लैंग्वेज या कोडिंग के तरीके से बात करते हो, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन अगला आप पढ़ते होंगे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, इसमें बेसिक 2 पार्ट को याद रखना, सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस। डायरेक्ट तो आपको फेस टू फेस हो गया, इनडायरेक्ट आपका क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी यंत्र के माध्यम से आप कम्युनिकेट करते हो। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त के बात करना चाहते हो, तो मोबाइल से आप बात करते हो, तो मोबाइल में बहुत से फीचर हैं, क्या क्या, आप कॉलिंग से बात कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, या ऑडियो बात कर सकते हो, वीडियो बात कर सकते हो, बहुत कुछ उसमें फीचर, फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से। ये जो क्या है, एक प्रकार से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बेसिक पार्ट है। लेकिन इसमें पूछता है सिंक्रोनस क्या और आसिंक्रोनस क्या है। कभी काल होता है सिंक्रोनस मीन्स होता है जब आप अपने दोस्त से जैसे कॉल मिलाया, कॉल वो रिसीव कर लिया, आप बात करते हो, या ऑनलाइन है आप भी चैट करते हो, वो भी चैट करते हैं। जब आप दोनों ऑनलाइन चैटिंग बात करते हो या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात करते हो, उसको बोलते हैं इमीडिएटली जिस चीज़ का आंसर दिया जाता हो, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। दूसरा हम बात करते हैं आसिंक्रोनस। आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं जब आप मैसेज भेजते हो और उस मैसेज को आने में काफ़ी टाइम लगता है, 2 घंटा हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, 4 मंथ हो सकता है, तो उसका जब फीडबैक आने में आपको काफ़ी लेट होता है, उसको बोलते हैं आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक, इमीडिएटली तुरंत आंसर आता है तो सिंक्रोनस, और आंसर लेट आता हो तो उसको आसिंक्रोनस। ठीक, अगला हम बात करते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स इसको बेसिक 3 भागों में बांटा गया। एक होता है लीनियर कम्युनिकेशन, ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन और इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। लीनियर मीन्स वो होता है जब आप बात करते हो खुद से। जैसे मान लीजिए मैं ये न्यूज़पेपर लिया, अब इसको मैं बैठ के यहाँ पढ़ता हूँ, अब पढ़ के मैं खुद में इसमें देखता हूँ मेरे देश की जीडीपी इतना है, या आरबीआई का जो पॉलिसी है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इस प्रकार से इतना बढ़ गया, इतना घट गया, बैंक रेट ये हो गया। तो जो पढ़ के मैं खुद से अपने आप में उसको कैलकुलेशन करता हूँ, तो इसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन, खुद से बात करना। कभी काल देखते हैं कुछ लोग घर से परेशान या लाइफ से परेशान, जीवन से बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो बेचारे बैठ के बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। या भगवान के कभी काल आप आरती लेते हैं, आप कोई जो भी श्लोक पढ़ते हो, तो एक प्रकार से लीनियर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें 2 व्यक्ति होते हैं और दोनों आमने सामने बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं, एक सवाल करता दूसरा उसका उत्तर देता, एक क्वेश्चन उसका रिप्लाई, ये जो चलता है। तो इसमें 2 व्यक्ति का होना कंपलसरी बोला जाता है, उसको बोलता है ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, उसके बाद आपका आता है इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई कंटेंट तैयार किया, कोई ब्लॉग बनाया,
आपने इंटरनेट पे अपलोड किया, बाद में उसका लोग देखते हैं, उसका फीडबैक देते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो असिंक्रोनस का ही पार्ट है, तो जिसमें आपके कम्युनिकेशन का प्रक्रिया काफ़ी समय बाद आता हो, काफ़ी जैसे 2-4 दिन 2-4 घंटे बाद अगर मैसेज का रिप्लाई आता है, उसको बोलते हैं लीनियर आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो आसिंक्रोनस का पार्ट मतलब होता है जैसे लीनियर ट्रांजेक्शन इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरएक्टिव को ही अगर देखा जाए तो आसिंक्रोनस का ही पार्ट कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद यहीं पर इसको बंद करेंगे। ठीक है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बेसिक जो है इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आपका होता है फिजिकल बैरियर, दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा लिंग्विस्टिक बैरियर, देन उसके बाद कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ये चीज़ें आपके होते हैं। बैरियर मीन्स रुकावट आ जाना, अवरुद्ध हो जाना किसी भी चीज़ में। अब जैसे आप बात कर रहे थे, फिजिकल बैरियर क्या होता है? पहले फिजिकल बैरियर बहुत की जो बाधा क्या होती है, आप अपने मान लीजिए आपके पास 4 व्हीलर हो या 2 व्हीकल हो, जो भी आपके पास है, आप रास्ते में जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, अचानक पता चला पुल टूट के गिर गया, तो एक प्रकार से कौन सी बाधा आ गई? फिजिकल बैरियर। या आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, तो आपको पता चला एक बाधाएं उत्पन्न हो गई, आप जा नहीं पा रहे हैं। इस जिसमें एक भौतिकीय रूप से बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मीन्स क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति के प्रति अपने मन में एक ऐसी विचार बना लेते हैं, एक ऐसा बाउंडेशन क्रिएट कर लेते हैं, एक बाधाएं बना लेते हैं, प्री साइकोलॉजिकल एक किसी भी व्यक्ति के प्रति एक नेगेटिव थॉट ले लेना, कि जैसे कभी कभार आप देखते हैं कोई भी आपके लाइफ में होता है, जो भी आपके हित या दुश्मन या जो भी आजकल लोग बोलते हैं कि सब मतलबी है, ऐसे वैसे आप सोच लेते हो कि व्यक्ति ऐसे ही है, तो जब कुछ वो बोलना चाहेगा आप उसकी बात को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक बैरियर क्रिएट कर लिया। कितनों भी अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेगा, आपके दिमाग में डाटा बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपने दिमाग के एक प्रकार से लॉक लगा दिया। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। आजकल यही होता है, कोई थर्ड व्यक्ति आता, 2 लोग के रिश्ते चलते हैं, उसने आके कुछ बात बोल दिया, उन दोनों में लड़ाई फिट गई। अब अगला वो सोचे ये बात तो सही है, अब कितना भी अच्छा मेरे सामने बन के दिखाए, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा या करूँगी, तो क्या हो जाता है? साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट होता है आपका कल्चरल बैरियर। कल्चर जैसे भारतीय कल्चर और अमेरिका की कल्चर, तो भारतीय कल्चर आप यहाँ खान पान रहन सहन अलग है, अमेरिका की कल्चर खान पान रहन सहन अलग है। जब एक कल्चर दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट नहीं हो पाती, समझ में नहीं आती, तो इसको बोलते हैं कल्चरल बैरियर। अब भाई कैसे नहीं? भारत में लोग हैं, कितना भी मॉडर्न चीज़ें खाते हों, पीते हों, करते हों, लेकिन वो अपने जो यहाँ की क्लाइमेट है, जो यहाँ की नेचुरल प्रोसेस है, उससे कभी वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उनके लिए ये जो एक बाधाएं उत्पन्न करती हैं, कितना भी आप हो। जैसे एक जोक है कि वेस्टर्न कल्चर का जो भी होता है, आप कभी देखते होंगे टॉयलेट वगैरह होती है, तो लोग देसी स्टाइल में तभी लोग बैठते हैं, क्योंकि उनको जो अपनी कल्चर है वो अपनी को कभी वो जल्दी निकल ही नहीं पाता अपनी। आप भी सुनते हैं जैसे कुछ भाषाएं होती हैं साउथ की है, अब वहाँ बोलते हैं अन्ना, अन्ना बोलते हैं बड़े भाई को, गुजरात में मोटा भाई, या यूपी में भैया बोलते हैं ना, बिहार में भी भाई या भैया, तो इस तरीके बंगाल में चले जाओ तो आपको दादा बोलते हैं। तो इनके जो अपने एक स्टाइल है, ये बात करने का तकिया कलाम है, अमली जामा है, क्या उसको भुला सकते हैं? नहीं। अब किसी फॉरेन के बोलो और मोटा भाई की हाल चाल, अगला बोलेगा व्हाट डू यू मीन मोटा भाई। तो उनकी कल्चर हमारी कल्चर एक दूसरे के लिए बाधाएं उत्पन्न करती हैं, अर्थात एक बैरियर क्रिएट करती है, हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। भाई वहाँ की आप देखते होंगे शादी होती है तो वाइन पीते हैं, हमारे यहाँ पता चला को मंडप पे शादी कोई पी के दूल्हा दुल्हन पीने बैठ जाए तो लोग कहेंगे ये क्या चल रहा है, ये राजसी विवाह चल रहा है, ये कौन सा प्रक्रिया अपना लिया आपने? ऐसा नहीं एक्सेप्ट होगा। उनके यहाँ जयमाल होता है, जो भी प्रोसेस होता है बहुत अलग ही सिस्टम होती है। हमारे यहाँ कम से कम 1 हफ्ता चलता है पूरा प्रोसेस, अलग अलग सिस्टम होता है। तो उनका तो भाई 1 दिन में 4 घंटे में निपटा देते हैं शादी विवाह करके, हमारे यहाँ तो कम से कम 1 हफ्ता चलता है। तो उनकी कल्चर हमारे कल्चर एक दूसरे का एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसी को बोलते हैं कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जिसमें कोई एक संगठन है, एक रूल है। अब मान लीजिए आपको अगर देश के प्रधानमंत्री से मिलना है, क्या आप मिल सकते हो? नहीं। उसके लिए एक प्रोसेस होगा, बहुत से रूल होगा, नियम होगा।
आपको यहाँ पर जाओ, पहले ये फाइल बनवाओ, फिर ये प्रोजेक्टर बनाओ, फिर किससे डायरेक्टर से बात करना, किस सीईओ से बात करना है, या कौन से मान मंत्री से मिलना है, कैबिनेट मंत्री से मिलो, देन उसके बाद आपको प्रधानमंत्री से मिल सकते हो, नहीं भी मिल सकते हो। पीएमओ ऑफिस जाओगे, वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, कब आएंगे, कैसे होगा, हमें बात करना, तो आप नहीं बात कर सकते ना, हमें या मैं, आजकल सबकी अलग अलग अपनी लैंग्वेज होती है। तो ये सारी चीज़ को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। एक होता है लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा, भाषा को लेकर के बाधाएं होती हैं। कभी कल जैसे आजकल कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई मराठी में बात कर रहा है, कोई गुजराती में बात कर रहा है, कोई पंजाबी में बात कर रहा है, कोई तेलुगु में बात कर रहा है, कोई मलयालम में बात कर रहा है। अगर आपको मलयालम नहीं आती है, या मुझे हिंदी है आती है लेकिन मलयालम नहीं आती, अब मलयालम में कोई कुछ क्या बोल रहा है मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज समझ सकता हूँ कुछ कह रहा है, लेकिन ये जो बेसिक है मेरे मन में नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। तो जो भाषाओं को लेकर के बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, समझ नहीं होती इनकी भाषा और हमारी भाषा, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। तो दोस्तों ये था हमने जो बात किया कम्युनिकेशन का और टीचिंग रिसर्च का, ये बस ऐसे ही बात कर लिया। आप लोग इसका एंजॉय करिएगा, सुनिएगा समय निकाल के, और तब तक के लिए आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।